साल था 1912। एक नया शिप तैयार था। उसका नाम था टाइटैनिक। यह शिप दुनिया में सबसे बड़ा था। समुंदर का असली जायंट था वो। लोग उसके इतने बड़े साइज को देखकर हैरान थे। उसे तैरता हुआ महल कहते थे। टाइटैनिक ने वादा किया था ऐसे लग्जरी का जो पहले कभी नहीं देखा गया। अमीर पैसेंजर्स के लिए उसमें बहुत सुंदर रूम्स थे और दूसरों के लिए सिंपलर रूम्स भी थे। हर कोई इस शानदार वेसल को लेकर एक्साइटेड था। ये इंसानी अचीवमेंट का सिंबल था, तरक्की का सबूत। टाइटैनिक सिर्फ बड़ा नहीं था, वो शानदार था। अंदर बड़ी बड़ी सीढ़ियां थीं, एलिगेंट डाइनिंग रूम्स थे, यहां तक कि उसमें एक स्विमिंग पूल और जिम्नेजियम भी था। सबसे बढ़िया लकड़ी और कपड़ों से उसके इंटीरियर्स सजाए गए थे। चैंडलियर्स चमकते थे, पॉलिश्ड फ्लोर्स पर एक वार्म ग्लो डालते हुए। पैसेंजर्स को लगता था कि वो किसी बड़े होटल में हैं, शिप पर नहीं। इसके बिल्डर्स बेलफास्ट के हार्लैंड एंड वुल्फ ने इसे बनाने में अपनी पूरी स्किल लगा दी थी। उनका एम था परफेक्शन और बहुतों को लगता था कि उन्होंने इस इनक्रेडिबल लाइनर के साथ वो हासिल कर लिया है। बहुत से लोग मानते थे कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, अनसिंकेबल है। वो कहते थे कि वो बहुत स्ट्रांग है। वो कहते थे कि वो बहुत वेल बिल्ट है। शिप में स्पेशल वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। ये ऐसे डिजाइन किए गए थे कि डैमेज होने पर भी शिप तैरता रहे। इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। न्यूज़पेपर्स ने उसके सेफ्टी फीचर्स की तारीफ की। भगवान खुद भी इस शिप को नहीं डुबो सकते, ऐसा सुनने में आया कि एक क्रू मेंबर ने कहा था। उसके कभी ना हारने का ये यकीन हर तरफ फैला हुआ था। इससे उसकी पहली जर्नी का एक्साइटमेंट और भी बियाज गया, जो इतने बड़े अटलांटिक ओशन के पार थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से निकला। उसकी डेस्टिनेशन थी न्यूयॉर्क सिटी। शिप पर 2000 से ज्यादा लोग थे। कुछ बहुत अमीर, फेमस और इन्फ्लुएंशियल लोग थे। दूसरे गरीब इमिग्रेंट्स थे जो अमेरिका में एक नई जिंदगी की तलाश में थे। सभी के लिए ये उम्मीदों और सपनों की जर्नी थी। माहौल खुशी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस शानदार शिप का इतना भयानक अंजाम होने वाला है। वॉयज के पहले कुछ दिन एकदम स्मूथ थे। टाइटैनिक बड़े आराम से अटलांटिक पार कर रहा था। पैसेंजर शिप के कंफर्ट्स एंजॉय कर रहे थे। वो बड़े बड़े डेक्स पर घूम रहे थे। वो शानदार रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे थे। मौसम अच्छा था और समुंदर शांत था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जो एक एक्सपीरियंस्ड कमांडर थे, इंचार्ज थे। वो इस वॉयज के बाद रिटायर होने वाले थे। बहुत से क्रू मेंबर्स इतने बड़े वेसल पर काम करने में प्राउड फील कर रहे थे। शिप अच्छी स्पीड से चल रहा था, न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचने के इरादे से। लेकिन ठंडे अंधेरे पानी में खतरा छिपा हुआ था। अप्रैल में नॉर्थ अटलांटिक आइसबर्ग्स के लिए जाना जाता था। दूसरे शिप्स ने वायरलेस मैसेजेस भेजे थे। उन्होंने आगे बड़े आइस फील्ड्स होने की वार्निंग दी थी। ये वार्निंग्स टाइटैनिक के रेडियो रूम तक पहुंची, लेकिन सारी वार्निंग्स ब्रिज तक नहीं पहुंचाई गई। रेडियो ऑपरेटर्स पैसेंजर्स के पर्सनल मैसेजेस भेजने में बिजी थे। शिप की ताकत पर इतना ज्यादा भरोसा शायद क्रू को कम सावधान कर गया था। 14 अप्रैल की रात बहुत ठंडी हो गई। समुंदर अजीब तरह से शांत था, जैसे गहरे रंग का कांच। क्रोज नेस्ट में बैठे लुकआउट्स अपनी आंखें गड़ाए देख रहे थे। वो अंधेरे होराइजन को स्कैन कर रहे थे। चांद नहीं निकला था। शांत पानी की वजह से आइसबर्ग्स को देखना और मुश्किल हो गया था। आमतौर पर आइसबर्ग के बेस से टकराती लहरें उसे दिखा देती हैं। अचानक एक लुकआउट को एक काली सी आकृति दिखी। वो एक आइसबर्ग था, सीधा शिप के रास्ते में। उसने 3 बार वार्निंग बेल बजाई। उसने ब्रिज पर टेलीफोन किया। आइसबर्ग बिल्कुल सामने, वो चिल्लाया। ब्रिज पर ऑफिसर्स ने फौरन रिएक्ट किया। उन्होंने इंजन्स को रिवर्स करने और शिप को मोड़ने का ऑर्डर दिया। लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था। वो बहुत तेज चल रहा था। वो इतनी जल्दी नहीं मुड़ सका। एक अजीब सी घिसने की आवाज आई। शिप उस बड़े से आइसबर्ग के साइड से रगड़ गया। वाटर लाइन के नीचे आइसबर्ग ने शिप के हल को फाड़ दिया। बहुत से पैसेंजर्स को बस हल्का सा झटका महसूस हुआ। कुछ ने तो कुछ नोटिस ही नहीं किया। वो अपनी बातें करते रहे या सोते रहे। लेकिन नीचे बॉयलर रूम्स में पानी अंदर भरने लगा। डैमेज उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, उससे कहीं ज्यादा था। वो अनसिंकेबल शिप बुरी तरह घायल हो चुका था, जानलेवा तौर पर। टॉमस एंड्रूज, शिप के डिजाइनर, भी शिप पर थे। उन्होंने कैप्टन स्मिथ के साथ जल्दी से डैमेज का जायजा लिया। खबर बहुत बुरी थी। आइसबर्ग ने शिप के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में छेद कर दिया था। टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने पर भी वो तैरता रहे, पर 5 में नहीं। मिस्टर एंड्रूज सच जानते थे। वो महान शिप अब बचने वाला नहीं था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो करीब 2 घंटे में डूब जाएगा। कैप्टन को इस भयानक सच्चाई का एहसास हो गया। उन्होंने क्रू को लाइफ बोट्स तैयार करने का ऑर्डर दिया। वो जानते थे कि उन्हें पैसेंजर्स को बाहर निकालना होगा। लाइफ बोट से कवर हटाने का ऑर्डर दिया गया।
फिर पैसेंजर्स को लाइफ वेस्ट पहनने के लिए कहा गया। पहले तो बहुत से पैसेंजर्स को यकीन ही नहीं हुआ कि खतरा सच में है। शिप अब भी स्टेबल लग रहा था, लाइट्स अब भी जल रही थीं। कुछ लोग उस बड़े लाइनर की गर्माहट और सिक्योरिटी को छोड़ने में हिचकिचा रहे थे। वो मजाक कर रहे थे या बेफिक्र लग रहे थे। लेकिन जैसे ही शिप झुकने लगा, एक बेचैनी सी बढ़ने लगी। ये बेचैनी धीरे धीरे डर में बदली और फिर बहुतों के लिए पैनिक में। क्रू ऑर्डर बनाए रखने और लाइफ बोट्स में लोगों को बिठाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एक भयानक प्रॉब्लम सामने आ गई। शिप पर सभी के लिए लाइफ बोट्स काफी नहीं थी। टाइटैनिक के पास अपने पैसेंजर्स और क्रू में से सिर्फ आधों के लिए लाइफ बोट्स थीं। ये उस समय के सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से था, जो शिप के टॉनेज पर बेस्ड थे, पैसेंजर नंबर्स पर नहीं। टाइटैनिक जितने बड़े शिप के लिए ये रूल बहुत पुराना और दुखद था। क्रू ने सबसे पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू किया। ये समुद्री परंपरा थी, लेकिन ये प्रोसेस धीमा था और कभी कभी डिसऑर्गेनाइज्ड भी। कुछ शुरुआती लाइफ बोट्स आधी खाली ही चली गई। इवैक्यूएशन ने एक बड़ा फर्क साफ दिखाया। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए बोट डेक तक पहुंचना ज्यादा आसान था। उनके कैबिन्स शिप में ऊपर की तरफ थे। क्रू उन पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। थर्ड क्लास पैसेंजर्स या स्टीरेज वाले शिप के निचले हिस्सों में थे। बहुतों ने पाया कि लाइफ बोट्स तक जाने के रास्ते लॉक्ड गेट्स या कंफ्यूजिंग कॉरिडोर्स की वजह से बंद थे। लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स भी थी। कुछ क्रू मेंबर्स ने उनकी मदद करने की कोशिश की, पर बहुतों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। अमेरिका में नई जिंदगी का वादा अब जिंदा रहने की एक डेस्परेट लड़ाई बन गया था। जैसे जैसे टाइटैनिक का अगला हिस्सा डूबता गया, उसका पिछला हिस्सा हवा में ऊंचा उठता गया। शिप की लाइट्स टिमटिमाईं और फिर बुझ गईं। वो विशाल वेसल अंधेरे में डूब गया, सिवाय ऊपर चमकते तारों के। शिप के जबरदस्त स्ट्रेस में चरमराने की आवाजें हवा में गूंजने लगी। फिर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ टाइटैनिक तीसरे और चौथे फनल के बीच से दो टुकड़ों में टूट गया। अगला हिस्सा लहरों के नीचे गायब हो गया। पिछला हिस्सा अब लगभग सीधा खड़ा कुछ पलों के लिए वहीं लटका रहा। लाइफ बोट्स में बैठे लोगों और पानी में मौजूद लोगों के लिए ये एक भयानक नजारा था। फिर पिछले हिस्से ने तेजी से नीचे डूबना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट्स में वो भी बर्फील अटलांटिक की सतह के नीचे समा गया। 15 अप्रैल 1912 सुबह के 2:20 हुए थे। आइसबर्ग से टकराने के सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट बाद वो शानदार टाइटैनिक जा चुका था। वो अंधेरी ठंडी गहराइयों में गायब हो गया। सैकड़ों लोग ठंडे पानी में बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद की पुकारें कुछ देर तक शांत समुद्र में गूंजती रहीं। लाइफ बोट्स जो कुछ पास में थीं, या तो भरी हुई थीं या अंधेरे में, और सर्वाइवर्स को बचाने के लिए वापस जाने से डर रही थीं। उस रात 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। मर्द, औरतें और बच्चे इस हादसे में मारे गए। सिर्फ करीब 700 लोग बचे, जिन्हें लाइफ बोट्स ने बचाया और बाद में कारपेथिया शिप ने रेस्क्यू किया। दुनिया इस खबर से सदमे में थी। इतना मॉडर्न अनसिंकेबल शिप का इतना दुखद अंत कैसे हो सकता है? नुकसान बहुत बड़ा था। परिवार बिखर गए, सपने टूट गए। टाइटैनिक जो कभी इंसानी काबिलियत और लक्जरी का सिंबल था, अब ट्रेजेडी और इंसानी कमजोरी का सिंबल बन गया। टाइटैनिक की कहानी कभी भुलाई नहीं गई। ये एक दर्दनाक याद बन गई, कुदरत की ताकत की एक सीधी चेतावनी। ये नम्रता और ओवर कॉन्फिडेंस के खतरों का सबक भी बन गई। इन्वेस्टिगेशंस के बाद शिप्स के लिए नए सेफ्टी रेगुलेशंस बने। सभी पैसेंजर्स के लिए ज्यादा लाइफ बोट्स रखना मैंडेटोरी हो गया। उसकी शान, उसके पैसेंजर्स, वो हादसा और उस रात दिखाई गई बहादुरी और कायरता की कहानी आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है और भावुक कर देती है। टाइटैनिक गहरे समुद्र में आराम कर रहा है, लेकिन उसकी कहानी चलती रहती है, एक कभी ना लौटने वाली जर्नी की अमर कहानी।